पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि पूरा परिवार अपने घर वापस आ जाता है। तभी भावो कहती है कि बच्चे को धूप लगवा ले और ऊपर वाले का आशीर्वाद दिलवा दे। तभी वहाँ पर ऊपर वाले के सामने बैठ जाते हैं। भावो सब लोग हाथ जोड़ते हैं। इतने में छवि कहती है कि भावो अब तो भाभी का बच्चा भी हो गया, अब तो अपने पीले पीले गहने अपने तिजोरी से खाली कर ले। तो बाबा साहब भी कहते हैं हाँ संतोष, छवि ने बिल्कुल सही कहा। तभी भावो कहती है कि हाँ कर रही हूँ, लेके आती हूँ। थोड़ी देर में पूरा परिवार वहीं पर होता है। तो भावो जो होती है वह गहने लेने के लिए चली जाती है। फिर भावो अपनी तिजोरी की अलमारी खोलती है तो वहाँ पर देखती है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा और उसके चेहरे पर डर छुपा होता है। वो घबराई हुई सी होती है, कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा। तभी अपनी अंडी में से उस चिट्ठी को निकालती है और वो चिट्ठी कोई और नहीं, वही चिट्ठी होती है जो कि संध्या सूरज ने अपने बच्चे के लिए लिखी होती है और पैर पे टांग के चले आए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वह भावो जो होती है जब संध्या और सूरज जो होते हैं अपने चिट्ठी को लिख रहे होते हैं, अपने मन की सारी बातों को लिख रहे होते हैं, जैसे कलावे में डालते हैं, तो भावो ये पीछे से छुप के देख रही होती है। तो भावो जल्दी से पेड़ के पास जाती है और उसमें लिखी चिट्ठियों के जो भी लिखा हुआ होता है उसे पढ़कर अपने पास रख लेती है। फिर देखती है कोई मुझे देख तो नहीं रहा, फिर वह चिट्ठी को तिजोरी में रख देती। कहती है थोड़ी देर में हम संध्या सूरज को देखते हैं जो कि अपने कमरे में जा रहे होते हैं। तो संध्या कहती है कि बेटा बिल्कुल अपने आप को अपने पापा की तरह बनना है, बिल्कुल शरीफ से पूरे घर को जोड़ने वाले, सब में मोहब्बत फैलाने वाले, कुर्बानी देने वाले और दूसरों की खुशी के लिए सब कुछ करने वाले। तभी सूरज कहता है कि क्यों आपकी तरह क्यों नहीं बहादुर बनना, अपनी मम्मी की तरह हमेशा डटकर सामना करना हर परिस्थितियों का। तभी वहाँ पर संध्या कहती है कि सूरज जी नहीं, यह आप पे ही जाएगा और बिल्कुल भी आपके सारे गुण आपके ही होने चाहिए। इतने में सुबह हो जाती है तो भावो वेद की मालिश कर रही होती है, संध्या कपड़े धो रही होती है। तो हम वहाँ पे हम देखते हैं कि सूरज कहता है कि संध्या मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज हम बाहर चलते हैं। तो संध्या कहती है कि ठीक है। इतने में बाबा सा कहते हैं कि संतोष बच्चे का वजन बहुत ज्यादा है, तू मुझे दे दे। तभी भावो कहती है कि बच्चों का वजन कभी दादी को ज्यादा नहीं लगता है, मैं अपना मालिश कर लूंगी। बाबा सा कहते हैं कि तो बच्चे को तू ही बस खिलाना चाहती है और कोई नहीं। भावो कहती है कि वेद को किसी की नजर ना लग जाए तो मैं उसकी नजर उतार देती हूँ। वो काला टीका लगाने लग जाती है भभूति का। तो बाबा शाह कहते हैं कि यह तो फिर हमारे वंश को भी लगना चाहिए और वेद को तो लग ही गया है। तो वहाँ पर सब लोग परेशान से होते हैं। थोड़ी देर में भावो कहती है कि हमने अपना बच्चा दिया है, यह नहीं है कि हमने सारे अपने अधिकार खो दिए हैं, कम से कम नजर का टीका तो लगा ही सकते हैं। संध्या मना करती है कि भैया भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सब करने के बाद हम उनसे पूछ लेते हैं। तो इतने में हम दिखा जाता है कि अंकिता बच्चे संभालती है, वंश को सर्दी हो रही होती है तो वह विक्स वगैरह लगा रही होती है बच्चे के सीने पर। इतने में संध्या फोन करती है तो अचानक से बंस जो होता है वह रोने लग जाता है। जैसे ही बंस रोता है तो संध्या उसकी आवाज सुन लेती है। फिर पूछती है कि भाभी क्या हुआ, बंस ठीक तो है ना। यह आवाज जैसे ही भावो के कान में जाती है तो भावो संध्या की तरफ देखने लग जाती है। तभी वह बताती है कि बंस को थोड़ा सा जुकाम हो गया है, वो को रख देती है। तभी संध्या भी फोन को रख देती है, थोड़ा सा घबरा जाती है, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। इतने में भावो कहती है कि कल शाम तक तो बिल्कुल भी सही था, 10 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो कि उसे सर्दी हो गई और बिल्कुल भी ध्यान रखने की लापरवाही कर रहे हैं। हमने बचा दिया है, कम से कम संभालने का फर्ज तो होना चाहिए ना। हमारे वेद को देखो बिल्कुल भी चंगा है और वंश को इतनी जल्दी सर्दी कैसी हो गई है। तभी सूरज समझता है कि भावो ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। इतने में भावो बहाने लगाती है कि तुम दोनों ऐसा करो, बाजार चली जाओ, मैं वेद को रख लूंगी। इतने में संध्या कहती है कि भावो थोड़ी सी परेशान है, पता नहीं हमारे भैया भाभी वंश का ध्यान रख भी रखे होंगे, मगर मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वह हमारे बच्चों को अच्छी तरीके से रखेंगे। हम उनकी समझदारी और उनकी परवरिश पे हम बिल्कुल भी उंगली नहीं उठाने वाले हैं। पता है मैं डर गई थी एक बार की, पता नहीं बंस ठीक है या नहीं, मगर मुझे अपने भैया भाभी पर पूरा यकीन है। इतने में हम भावों को देखते हैं जो कि सीधे ही अंकिता अंकुर के घर पहुंच जाते हैं। रिक्शे में उतरकर बाबा सा से कहते
बोलते हैं कि संतोष एक बार फिर से सोच ले। संतोष कहती है कि नहीं, एक बार मुझे बंस को देखना है। तभी नौकरानी दरवाजा खोलती है तो वो बताती है कि वो तो डॉक्टर को लेके गई हुई है बंस को। तो ये सुनकर तो भावों के होश ही उड़ जाते हैं। इतने में भावों कहती है कि देखा, बच्चे को संभालना तो सिखा ही रही है। बच्चे को संभालना नहीं आता था तो हमें ही दे देती वापस, और हमने इस टावर को इसलिए दिया था ताकि वो अच्छी तरीके से परवरिश करे, इस तरीके से बीमार हो जाए। इतने में टीके वाली नर्स कहती है कि आपने अपने बच्चे का नाम लिखवाया? भावों कहती है कि हाँ, लिखवा दिया था शाम को ही, मगर हमने सोचा कि हम यहाँ से निकल ले तो क्यों ना हम टीका ही लगवा देते हैं। इतने में वो टीका लगवाने के लिए अपने नर्स को बच्चे को देने लग जाती है। इतने में भावों को नजर आते हैं अंकिता अंकुर। जैसे ही वह देखते हैं कि वंश को, अरे वंश तो वहाँ पर है। अंकिता अंकुर बच्चे को लेकर बैठे होते हैं, साथ ही साथ बुलबुल भी होती है और कहती है कि तुम्हारी नाक बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगी। इतने में अंकुर जो होते हैं डॉक्टर से मिलने चले जाते हैं। थोड़ी देर में भावों आती है और कहती है कि बच्चे को क्या हो गया। वो बच्चा रो रहा होता है। बंस यह देखकर भावों से रहा नहीं जाता। तभी अंकिता डर डर के बोल रही होती है कि भावों, कुछ नहीं, थोड़ी सी सर्दी हो गई है और कल तो सी था। तभी इतने में भावों जो होती है उल्टी सुल्टी कहने लग जाती है। अंकिता अंकुर की तरफ देखती है। इतने भावों कहती है कि कम से कम बच्चे का ध्यान रखना चाहिए ना। कल 10 घंटे से तो पहले सब कुछ ठीक था, अचानक से उसे क्या हो गया। तभी वहाँ पर अंकिता को भी समझ में नहीं आता कि भावों, पता नहीं उसे सर्दी कैसे हो गई। हाँ, कल तक तो बिल्कुल ठीक था, पता नहीं उसे सर्दी कैसी हो गई अचानक से। वंश को ठीक करवाने के लिए लेके आए हुए हैं। इतने में नर्स आ जाती है और नर्स बच्चे को लेने लग जाती है। इतने में भावों उसे खरी खोटी सुनाने लग जाती है कि हमने तुम्हें बच्चा दिया, यह नहीं है कि हमने सारे अधिकार खो दिए हैं। बच्चों को पालना नहीं आता तो क्यों लिया। तभी वहाँ पर अंकिता कहती है कि भावों, आप चिंता मत कीजिए, वंश हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतने में हमें पता चलता है कि उसने एसी ऑन कर दी थी, इसलिए उसे सर्दी हो गई थी। थोड़ी देर में भावों गुस्सा होकर कहती है कि छोटे बच्चों को एसी में रखा जाता है, इतनी भी तुम्हें अकल नहीं है कि जन्मात बच्चे को एसी की हवा नहीं लगनी चाहिए। इतने में अंकुर गुस्सा होता है और कहते हैं कि आपने हमें बच्चा दे दिया ना, हम उसे कैसे पालें। हमने बुलबुल को भी पाला, हमें अच्छे तरीके से पता है कि हम किस तरीके से बच्चों को पालते हैं। तभी भावों वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इतने में नर्स कहती है कि हमने तो तुम्हारे बच्चे को दे दिया है। अंकिता कहती है कि हमने तो अपने बच्चे को लिया ही नहीं है। इतने में वो औरत कहती है कि एक ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के आई थी, तिलक लगा रहा हुआ था, वही बच्चे को ले गई है, उसकी दादी थी। यह सुनकर तो अंकिता अंकुर की बहुत ज्यादा होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि भावों बच्चे को ले गई, उन्हें हमें बताया भी नहीं। इतने में हम देखते हैं कि संध्या सूरज सामान खरीद के लेके आते हैं। थोड़ी देर में वह दोनों बात कर रहे होते हैं अपने भैया भाभी की। तो थोड़ी में अंकुर का फोन आ जाता है। सूरज कहते हैं कि देखो, तुम्हारे भैया का कॉल ही आ गया। तभी फोन उठाते हैं तो अंकुर कहते हैं कि सूरज जी, क्या आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं। तभी संध्या सूरज कहते हैं कि क्या हुआ। सूरज कहता है कि बंस ठीक तो है ना। तभी अंकुर कहता है कि नहीं, बस तुम आ जाइए। इतने में सामान रख के जल्दी से संध्या और सूरज जी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में भावों वहाँ से निकलती है तो अंकुर कहते हैं कि हमारा बंस कहाँ है। तभी भावों हैरान हो जाती है और कहती है कि बंस कहाँ, मेरे पास कहाँ है बंस, बंस तो तुम्हारे पास था ना। तभी अंकुर कहता है कि मुझे पता है कि आपके पास ही है, अगर आपने हमें देना ही नहीं चाहा था तो अपने वंश को हमें क्यों दिया था, जो आपकी नियत नहीं थी। भावों कहती है कि मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, मैंने वंश नहीं दिया और हमने तुम्हें वंश पालने के लिए दिया। यह नहीं है कि हमने सारे अधिकार खो दिया और मैंने वंश को नहीं लिया है। मगर अंकुर और अंकित यकीन ही नहीं करते। इतने में आ जाते हैं दोनों संध्या सूरज। भावों कहती है कि यही कदर रह गई है मेरी, यह सुनने को कि मैंने बच्चे को चुरा लिया है, बस यही रह गया सुनने को। इतने में भावों कहती है कि मैंने बंस को नहीं लिया है। अंकुर मान ही नहीं रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि संध्या कहती है कि भावों कभी झूठ नहीं बोल सकती है, भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी संध्या जो होती है वेद के बारे में पूछती है। भावों कहती है कि जो हमने वेद दिया था टीके के लिए, हमारा बच्चा वापस कर दीजिए। तभी नर्स कहती है
वो तो उनके दादाजी के ले गए। इतने में बाबा साहब वहाँ पर आ जाते हैं। तो बाबा साहब जैसे ही आते हैं तो भावों पूछती है कि वेद कहाँ है। तो बाबा सा कहते हैं कि मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी लेके गया था वेद को तो मैंने नहीं लेके आया हूँ। तभी यह सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। आखिरकार वंश और वेद कहाँ चले गए। तभी अंकुर कहता है भावों की तरफ इशारा करके कि यही औरत थी जो वंश को ले गई थी। तभी वहाँ पर नर्स कहती है कि नहीं नहीं, यह औरत नहीं थी, वो तो कोई औरत थी। ये सुनकर तो सब होश उड़ जाते हैं। इतने में नर्स दूसरे नर्स वाले आते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर 2 आदमी बेहोश पड़े हुए हैं, नर्स जल्दी से चलो। इतने में वहाँ पर जल्दी से भागते हैं। वहाँ पता चल जाता है कि वंश और वेद को किसी ने चुरा लिया है। इतने में भावों कहती है कि संध्या कुछ ना कुछ मेरे बच्चों को मेरे गोद में लेके आ। इतने में हम एक आदमी औरत को देखते हैं जो कि दोनों को बच्चों को लेके जाता है और वह कहते हैं कि हम तो एक बच्चा लेने गए थे, हमें तो 2 बच्चे मिल गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि काउंटर पर जो भी औरत लेडीज बैठी हुई थी वो उन्हें बेहोश करके बच्चों को अपने साथ ले गई थी बहाना लगाते हुए। इतने में हम अंकिता को रोते हुए देखते हैं कि मेरा वंश जल्दी से वापस आ जाए, मेरी पहली गोद उजड़ गई है, मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मेरी गोद फिर से उजड़ जाए। इतने में भावों कहती है कि मुझे माफ कर दे अंकिता, मैंने जो तुमसे भला भुला कहा। अंकिता कहती है कि नहीं, आप तो सही है, आपने जो भी कहा सही कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सबसे बड़ी गलती की है, मैं वंश का ध्यान नहीं रख पाई। अंकिता से भावों कहती है कि नहीं, यह मेरी लापरवाही है। अंकिता अंकुर जो होते हैं वह ज्यादा परेशान होती है। अंकिता कहती है कि नहीं भावों, मुझे माफ कर दीजिए। तभी भावों कहती है कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब हम दोनों को अच्छी तरीके से साथ में रह के वंश को ढूंढना पड़ेगा। अब मैं कभी भी उस पर अपना अधिकार नहीं जताऊंगी, तुम उसे अच्छी तरीके से पालना। इतने में दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। तो दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि संध्या जो होती है पुलिस वाले से पूछती है कि बच्चे को कौन लेके गया था, सारी सिटी कैमरे को देखो और उनका पूछताछ करो और कॉल डिटेल निकाल पाओ। सूरज बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आता है। फिर संध्या को सूरज समझता है कि चिंता मत करो, हमारे वंश और दोनों बेटे वापस आ जाएंगे। इतने में संध्या बहुत ज्यादा परेशान होती है। थोड़ी देर में संध्या और बाहर जाती है। कांस्टेबल तो इतने में कहते हैं कि हमें वहाँ पे निकलना पड़ेगा। सो सूरज कहता है कि संध्या जी मैं भी चलूंगा, मगर संध्या मना कर देती है और कहती है कि आप सूरज जी भावो पूरी फैमिली के साथ रहिए, क्योंकि उनको आपकी जरूरत है, तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। सूरज कहता है कि संध्या जी आप मैनेज तो कर लेंगे ना अकेले। तभी संध्या कहती है कि हाँ सूरज जी मैं सब कुछ कर लूंगी। इतने में संध्या वहाँ से निकल जाती है। सूरज अपने घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में बाबा शाह से अंकुर कहते हैं कि सब मेरी लापरवाही के कारण हुआ है, आज मैं वंश का इतने अच्छी तरीके से ध्यान रख पाता तो इस तरीके से अब मेरा बच्चा गुम ना हो जाता। तो बाबा साहब कहते हैं कि इसमें हमारी भी गलती है, हमें भी माफ कर दो बेटा, और हमारी लापरवाही से हमारा वंश हमारे से दूर हो गया। इतने में भावों आती है, माफी मांगती है। इतने में अंकुर कहता है कि नहीं भावों, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसमें तो सारी मेरी गलती थी जो कि मैंने की तुमसे इतना बुरा भला कह दिया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। ऊपर वाले ने दोनों बच्चों को हम दोनों परिवार को एक मिलाने के लिए भेजा है, अब हम दोनों परिवार मिलकर एक रहेंगे, कभी भी ऐसी चीजें हमारे दिल में नहीं रहेगी, बस ऊपर वाला हमारे बच्चे को वापस लाते दे। तो अंकुर अपनी गलती का एहसास करता है, हाथ जोड़ के भावों से माफी मांगता है। भावों कहती है कि नहीं अंकुर जी आप माफी मत मांगिए, बस मेरा वंश और वेद दोनों मेरी गोदी में वापस आ जाए। वो अपने हाथों को फैलाने लग जाते हैं, ऊपर वाले से प्रेयर करने लग जाती है। इतने में संध्या सूरज के बारे में पता चलता है तो जल्दी से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में उस औरत को पता चल जाता है कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। इतने में उस अपने आदमी से कहती है कि हमें किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकलना पड़ेगा, यह बच्चे ही है जो कि हमें सेफ्टी का हथियार है और हम इस बच्चों से ही हम बच पाएंगे, नहीं तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, अपना ध्यान रखना, मैं इधर भागूं तो तुम इधर भागना। तो आदमी को समझा रही होती है। इतने में संध्या अपनी गाड़ी में लेकर आ जाती है और पुलिस वाले जो होते हैं इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तो दोनों आदमी औरत पेड़ के पीछे छिपे होते हैं। दूर से संध्या
संध्या को देख रहे होते हैं। जैसे संध्या की नजर दूसरी तरफ होती है तो वह भागने की कोशिश करती है, तो संध्या उन्हें भागता हुआ देख लेती है। वो अपने पुलिस वाले को बुलाती है, मगर पुलिस वाले तब तक नहीं आ पाते। संध्या सोचती है कि मैं ही जाके देखती हूँ, तो संध्या जल्दी से भागती हुई जाती है और उस औरत के पीछे दोनों आदमी औरत जो होते हैं अलग अलग दिशा भागने लग जाते हैं। संध्या उन दोनों के पीछे भागने लग जाती है, पहले इस औरत को पकड़ती है, जल्दी से वो उस औरत के पीछे भागने लग जाती है। तो जैसे ही सूरज की गाड़ी आती है तो उस औरत का एक्सीडेंट हो जाता है और नीचे वह गिर